नमस्कार। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो आप सभी की तैयारी में और थोड़ा सा मजबूती देने के लिए मैं बिहार जीके का सेशन लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हो चुका हूँ। आप सभी भी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। कैसे आप सभी लोग? सब कोई बढ़िया है ना? एकदम मस्त ज़बरदस्त। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो करें सेशन की शुरुआत। तैयार हैं सभी? और आज भी 25 प्रश्नों का संकलन लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हो चुका हूं, है ना? तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? रहने वाली है आपकी 25। ठीक है, तैयार हैं सभी? चलिए तो एक बार सभी बताएंगे कि तैयारी कैसे चल रही है। तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही है ना? और पहले जो स्पीड रही होगी उससे कहीं ज़्यादा आपकी स्पीड अब बढ़ चुकी होनी चाहिए। अगर नहीं बढ़ी है तो अभी से बढ़ा लो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। ठीक है ना? जुलाई, मिड जुलाई से आपकी एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट करवाने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अब रेस्ट करने का तो समय ही नहीं बचता है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आए कि पेड बैच और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इन दोनों को कैसे मैनेज करें, रिवीजन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो प्रश्न तो एकदम सही है। टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप पेड बैच से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो लिखवाते हैं लिखो मत। ठीक है ना? बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, इतना ही काफ़ी है। बाकी नोट्स जो है पेड बैच में अच्छे से बनवा दिया जाता है, और जो पेड बैच में नहीं है वो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखवाई जाती है उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो ये है कल का जो होमवर्क था कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो इसके संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था कि अशोक का जो अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया, इसका वर्णन जो है वो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। बात कर लें यहां पर अगर हम कलिंग युद्ध की, है ना? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध आप सभी को पता ही है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और इसी युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और हृदय परिवर्तन के साथ साथ ये युद्ध का मार्ग त्याग करके धम्म का मार्ग अपनाएगा। है ना? क्या करेगा? धम्म का मार्ग अपनाया। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा ही है अच्छे से। आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक, अगर पूछे कि शासन के किस वर्ष युद्ध हुआ, तो आप सभी को पता ही है कि अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? अगर इसके राज्याभिषेक की हम बात कर लें तो इसका राज्याभिषेक कब होता है ना? राज्याभिषेक होगा 269 बीसी में, है ना? और युद्ध कब हुआ? 261 में, यानी कि 8वें वर्ष। यहां पर क्या लिखोगे? शासन के 8वें वर्ष। ठीक है ना? शासन के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ था। ठीक, क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? इन विच ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन डिड अशोका विजिट बोध गया एज पार्ट ऑफ हिज धम्म यात्रा? बताएंगे। अभी हमने देखा 8वें वर्ष, अभी हमने देखा कि अशोक ने 8वें वर्ष क्या किया? 8वें वर्ष इसने लड़ा कलिंग युद्ध। ठीक है ना? कलिंग युद्ध जो है ये अपने शासन के 8वें वर्ष लड़ा 261 बीसी में, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसका हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म अपनाता है, और बौद्ध धर्म के साथ साथ धम्म का मार्ग अपनाएगा। साथ ही साथ धम्म महामात्रों की नियुक्ति करेगा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में वो जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, और इसी के दरमियान इसके द्वारा,
है ना, इसके 2 वर्ष पश्चात यानी कि 10वें वर्ष ये कहां की यात्रा करेगा, 10वें वर्ष यात्रा करेगा कहां का, है ना, तो ये करेगा बोध गया की। ठीक है ना, तो 10वें वर्ष ये बोध गया की यात्रा करता है, बोध गया की यात्रा ये किया। ठीक है, अब बात करें ये जो बोध गया की यात्रा है इसका वर्णन कहां पर मिलता है ना, कौन से शिलालेख में मिलता है, हमने पढ़ा था ना, कौन से शिलालेख में इसका वर्णन मिलेगा। तो इसका अगर पूछे कि इसके बोध गया के यात्रा का वर्णन जो है ये 8वें शिलालेख में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, 8वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। इसी शिलालेख में इसने बोधि वृक्ष का वर्णन भी किया हुआ है। ठीक है, यहीं पर बोधि वृक्ष का वर्णन भी मिलता है। और आप सबको पता ही है कि बोधि वृक्ष का अभी 4थी पीढ़ी चल रही है ना। पहली पीढ़ी का नाश अशोक के पत्नी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि ये शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करेगा। धम्म यात्रा के अंतर्गत इसका वर्णन 8वें शिलालेख में है। 8वें शिलालेख में ही बोधि वृक्ष का वर्णन भी मिलता है। बात करें इसकी मृत्यु कब हुई, कोई बताएगा मृत्यु कब होगी, तो मृत्यु होगी इसका 232 बीसी में, है ना, 232 ईसा पूर्व में। कहां पर, तो पाटलिपुत्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। किसका, अशोक का। बात किसकी कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं अशोक की। क्लियर है, बढ़िया आगे। अगला प्रश्न कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राच्य या प्रासी या प्राची मतलब ये पूर्वी प्रदेश हुआ करता था। इसकी राजधानी कहां थी, बताएंगे सभी लोग, है ना। हमने पढ़ा था ना कि मौर्य काल के दौरान संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। अब उन 5 प्रांतों में से एक प्रांत था प्राच्य, है ना, इसको या ऐसे लिखा रहता है ना, प्राच्य। तो प्राच्य की राजधानी कहां थी, चलिए ACD सब आ रहा है। देखो ये 5 प्रांत कौन कौन से थे। सबसे पहला प्रांत जो था एक था आपका उत्तरापथ। ठीक है ना, और उत्तरापथ की राजधानी कहां पर थी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक, उसके बाद उत्तरा से आप सीधे दक्षिण चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की राजधानी कहां थी, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है ना, सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। उसके बाद यहां पर एक था अवंती। ठीक है ना, एक कौन, अवंती। और अवंती की राजधानी कहां पर, तो उज्जैनी। ठीक है ना, उज्जैनी ये अवंती की राजधानी थी। और जो चौथा था वो था आपका प्राच्य, और प्राच्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। और सबसे अंतिम में जोड़ा गया था 5वां, जिसे कलिंग कहा गया। कलिंग युद्ध के माध्यम से जोड़ा गया और इसकी राजधानी थी तोसाली। कहां पर थी, तोसाली थी। अगर बात करें कि राजा डायरेक्ट शासन कहां पर करता था, है ना, तो स्वयं राजा जो है स्वयं शासन कहां करता था, तो इसी प्राच्य वाले क्षेत्र में, प्राच्य प्रदेश में करता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इन सब की बात कर लें कि इनका प्रशासन कौन देखता था, तो इनका प्रशासन जो है वो कुमारों के द्वारा देखा जाता था। यानी कि राज परिवार का जो राजकुमार था उनकी नियुक्ति यहां पर प्रशासक के रूप में कर दी जाती थी, शासन प्रशासन करते थे। और जो मेन राजा था वो प्राच्य प्रदेश में शासन प्रशासन करता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, आपका डी हो गया। अगला कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बताएंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, चलिए सी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसका बना हुआ था, ये बना हुआ था लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, इसे कहते क्या थे, इसे कहते थे राजप्रसाद। ठीक है, इसे क्या कहते थे, राजप्रसाद कहते थे। बात करिए कहां पर है, तो वर्तमान पटना, और पटना में भी कहां, तो पटना में जो कुम्हरार है। ठीक है ना, कौन सा, तो कुम्हरार, पटना के कुम्हरार में ये अवस्थित है।
इसकी अगर हम भव्यता की बात कर लें, इसकी भव्यता बड़ी तगड़े स्तर पर थी। ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा था कि जो विदेशी यात्री यहां पर आए, जो राजदूत यहां पर आए, इसके बारे में बड़ी बड़ी बखान देकर गए। जैसे कि बात कर ले अगर हम फाहियान की, तो फाहियान ने तो इस राजप्रसाद की व्याख्या इस तरीके से की कि ऐसा राजप्रसाद, ऐसा शाही महल मनुष्य नहीं बना सकता, ये जरूर यहां पर धरती पर देवता उतर के आकर बनाए होंगे, है ना। इस प्रकार की व्याख्या यहां पर थी। इसके बारे में अगर हम बात कर लें, जो यहां पर यूनानी, जो सेलुकस का राजदूत था मेगास्थनीज, उसने भी बड़े स्तर पर इसकी भव्यता का वर्णन किया हुआ है। इसकी भव्यता की बात कर लें तो ये देखा जाए तो एक आयताकार प्रकार का, है ना, आयताकार जो समानांतर प्रकार से फैली हुई थी, इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। और इसमें इसके चारों ओर लकड़ी की प्राचीर बनाई गई थी। इसमें प्रवेश के लिए 64 प्रवेश द्वार थे और इस पर सिक्योरिटी के लिए, नजर रखने के लिए बुर्ज बनाए गए थे, जिनकी संख्या 570 थी। तो इसके अंतर्गत कितने 64 द्वार थे। साथ ही साथ देखें तो इसमें 570 बुर्ज थे। बुर्ज क्या होता है आप सबको पता ही है ना, देखा होगा आप सभी ने, लाल किले पर भी देखा होगा, घर के ऊपर एक छोटा सा ऐसा, है ना, बना रहता है ना, बुर्ज खलीफा वो वाला नहीं है ना। इसमें क्या है, रहने की जगह होती है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है या सेना होता है, यहीं पर गन वन लेके रहता है। तो ऐसे 570 यहाँ पर बुर्ज बनाए गए थे। 64 यहाँ पर क्या थे, 64 यहाँ पर द्वार हुआ करते थे। अब समझ लो इसकी भव्यता कितनी है। यूनानी लेखकों ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो इसकी सुंदरता थी, इसके आगे ईरान की जो राजप्रसाद थी ना, वो फीकी पड़ जाती थी। ये अवस्थित था अपने बिहार में। ठीक, अगला प्रश्न कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? Which ruler had constructed caves for आजीविकास in the बराबर हिल्स नियर गया? बताएंगे। बहुत बढ़िया, BC आ रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर देखना, दो शासकों के द्वारा, दो मौर्य शासकों के द्वारा गुफाओं का निर्माण किया गया है, एक दशरथ के द्वारा, एक अशोक के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है ना, इसका निर्माण किसने करवाया है? अशोक। कहां पर करवाया? तो ये करवाया है बराबर की गुफा में। ठीक है, बराबर की गुफा अगर बात करें किस जिले में है, तो वर्तमान में ये जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद जिला जो है, जहानाबाद जिला में है। गया से 31 किलोमीटर उत्तर में ये अवस्थित है और यहीं पर अशोक ने 4 गुफा का निर्माण करवाया है ना, 4 गुफा का निर्माण करवाया इन पहाड़ियों को कटवा के। कौन कौन सी हैं? तो एक जो है उसे बोलते हैं लोमस ऋषि गुफा। क्या बोलते हैं? लोमस ऋषि गुफा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका कर्ण चौपर, है ना, कौन सा? तो कर्ण चौपर गुफा, कर्ण चौपर गुफा। तीसरी जो गुफा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुदामा गुफा, है ना, सुदामा गुफा। और चौथी जो गुफा है उसका नाम है विश्वकर्मा गुफा, है ना, विश्वकर्मा गुफा। ठीक है ना, विश्वकर्मा गुफा। तो इन 4 गुफाओं का यहां पर निर्माण करवाया गया और निर्माण करने के पश्चात ये किसको दे दिया? आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनको इसने दान कर दिया कि यहां पर ये निवास करेंगे। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ ये भी संप्रदाय चल रहा था और अशोक जो था इससे बड़ा ही प्रभावित था। ठीक है ना, तो ये बातें आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे कि ये जो गुफा है इसमें डेकोरेशन कहां पर मिलता है ना, यानी कि जो गेट है, इसका जो द्वार है, तो द्वार अगर पूछे कि किसका द्वार अलंकृत है, ध्यान रखना, तो अलंकृत, अलंकृत का मतलब समझ रहे हो ना, डिजाइनिंग किया हुआ किसका है? लोमस ऋषि गुफा का। बाकी का गेट क्या है? प्लेन है। जैसे आप घर बनते हुए देखते हो ना, कोई ऐसे ही प्लेन करवा देता है और कोई वहां पर विभिन्न प्रकार के टाइल्स लगवाता है या डिजाइन कटवाता है। तो जो डिजाइन कटवाया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? अलंकृत द्वार बोलेंगे। और लोमस ऋषि गुफा का द्वार जो है वो क्या है? अलंकृत है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। अगला है कि गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी में, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था।
द फेमस गोपिका केव इन द नागार्जुनी हिल्स नियर गया वॉज बिल्ट बाय, बताएंगे किसने इसका निर्माण करवाया था? गोपिका। अब देखो अभी हमने देखा ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी मौर्य साम्राज्य से या मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। और मौर्य काल में दो शासकों ने गुफा का निर्माण करवाया, एक अशोक ने और दूसरा जो इसका पोता था, नाम क्या था इसका? दशरथ, है ना। तो दशरथ ने, अशोक ने कहां करवाया? अशोक ने अभी हमने देखा कि बराबर की पहाड़ी जो है, बराबर की पहाड़ी में करवाया। और दशरथ की बात कर लें तो इसने नागार्जुनी की पहाड़ी में, है ना, नागार्जुनी की पहाड़ी जो है यहीं पर इसका निर्माण करवाया। इसने 4 पहाड़ी और इसने, है ना, इसने 4 गुफा और इसने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। इसमें से एक गुफा जो है उसका नाम है गोपिका गुफा, है ना। एक कौन सी हो गई? गोपिका। दूसरी जो है उसका नाम है वादीथिका। क्या नाम है? वादीथिका, ठीक है। और तीसरी जो गुफा है उसका नाम है वापियका, वापियका। तो ये 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो ये दशरथ ने करवाया। और इसने भी इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दे दिया, आजीवक संप्रदाय को दे दिया। और ये भी कहां पर है? तो जो बराबर की पहाड़ी है उससे बस 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। तो इन दोनों का नाम आप सभी याद रखना। बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। द सिटी कंस्ट्रक्शन एंड ब्यूटी ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय, बताओ इसके बारे में। तो आप सभी को मैंने बता ही दिया किसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। चलो इसकी बात करें पाटलिपुत्र नगर की, तो इसने एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में, समानांतर चतुर्भुज के रूप में इसका वर्णन किया हुआ है। और इसमें से देखा जाए चाणक्य ने तो किया ही नहीं, जस्टी ने किया नहीं, सेल्यूकस ने किया ही नहीं, कि इसमें से कौन देखा है जो बाहर का है? चाणक्य तो यही के है ना। अगर बाहर का कोई आके देखेगा वही तो इसकी बड़ाई करेगा। तो यहां पर मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जब ये यहां पर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ये भी ध्यान रखना, ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आता है। और आने के साथ साथ पूरे भारत का, पाटलिपुत्र का ये भ्रमण करेगा। और पाटलिपुत्र को जब देखेगा ना तो इसकी आंखें चकाचौंध यहां पर हो उठेगी। इसी के द्वारा वर्णन किया गया है कि ये जो पाटलिपुत्र शहर था ये एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में इसका निर्माण किया गया था। चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री, लकड़ी की प्राचीर से यह घिरी हुई नगर थी। इसमें प्रवेश के लिए 64 द्वार थे। प्रवेश के लिए कितने? 64 द्वार थे। और इसकी देखरेख करने के लिए 570 दुर्ग थे। यहां पर 570 दुर्ग थे। इसकी अगर सुंदरता की बात कर लें तो ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया होगा, है ना। तो इस प्रकार के वर्णन आप सभी को देखने को मिलता है। अच्छा कृपया कमेंट पढ़े, क्या है कमेंट? कमेंट पर अगर ध्यान दूंगा अच्छा, सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है, दूध है ना, दूध नहीं लिखना है, दूध कहां से भेज देगा वो? गाय वाय थोड़ा ना पाला हुआ था कि उसको दूध भेजेगा, ठीक है ना। तो जब पराजित होगा तो पराजित होने के पश्चात संधि होती है। और उसी संधि के तहत हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। अब व्हाइट बैकग्राउंड देखो इसलिए रखा गया है कि आप सभी प्रिंट आउट निकाल सके, ठीक है ना। इसलिए व्हाइट बोर्ड यहां पर अब फिक्स कर दिया गया है, सारी क्लासेस व्हाइट बोर्ड पर ही होगी। आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लो और चश्मा ले लो जो ब्लू लाइट फिल्टरिंग को, या फिर हर फोन में नाइट मोड का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। नाइट मोड को ऑन करके रखो, ब्लू लाइट जो है उसमें से बंद हो जाएगी, फिर आपकी आंखों पर थोड़ा भी इफेक्ट नहीं आएगा। सुविधाएं सारी होती है आपकी फोन में, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हो।
ठीक है ना। तो फोन में जाना, सेटिंग में जाना, है ना, और वहां पर आपको मिलेगा नाइट मोड या रीडिंग मोड। किसी फोन में रीडिंग मोड लिखा रहता है और किसी फोन में नाइट मोड लिखा रहता है। तो रीडिंग मोड को ऑन कर लेना, बस आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बढ़िया। आगे चलिए, तो इसका वर्णन इस प्रकार से इसने किया था कि ये जो राजप्रसाद था पाटलिपुत्र का, इसके आगे, इसकी सुंदरता के आगे जो ईरानी राजप्रसाद थे, एक था जिसका नाम था सुस्का और एक था इकबतना, दोनों जो है, दोनों की सुंदरता इसके आगे फीकी पड़ जाती थी, ऐसा इसने वर्णन किया हुआ है। अगला, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? बताओ, किसके द्वारा पाटलिपुत्र को यहां पर अपनी राजधानी बनाई गई? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना जो थी ये 322-21 बीसी में की गई थी। कैसे की गई थी? तो नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है ना, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था धनानंद, है ना, धनानंद, धनानंद, ठीक है। धनानंद जो था, धनानंद को पराजित कर, धनानंद को पराजित कर, ठीक है। इसमें सहायता किसने की थी? तो इसमें सहायता जो थी वो चाणक्य ने किया हुआ था, ठीक है ना, चाणक्य ने किया हुआ था। अगर पूछे पाटलिपुत्र को, है ना, अगर आपसे पूछे पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम, पाटलिपुत्र की अगर आपसे स्थापना पूछे तो क्या लिखोगे? पाटलिपुत्र की स्थापना यहां पर उदयन ने किया था, है ना, और उदयन ने ही इसको अपना राजधानी बनाया, है ना, राजधानी बनाया। सर्वप्रथम उदयन ने ही इसको अपना राजधानी बनाया था। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले यहाँ की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। फिर पाटलिपुत्र को पटना के रूप में किसने स्थापित किया? तो क्या लिखोगे? शेर शाह सूरी। क्या लिखोगे? शेर शाह सूरी लिखोगे। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इन विच सिटी वॉज द बुद्धिस्ट असेंबली हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका? बताओ, अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया वो कहां किया गया था? बौद्ध सभा अर्थात संगीति की बात हो रही है, बौद्ध संगीति की। और आप सभी को पता ही होगा कि अशोक की अगर हम बात कर लें तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 250-51 ईसा पूर्व में। बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। क्या नाम था इनका? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बात करें यहां पर कार्य क्या हुआ, तो यहां पर कार्य क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, ठीक है ना। अभिधम्म पिटक जो था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ये अभिधम्म पिटक है क्या? तो ये है बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या, है ना, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि ये प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में है ना, प्रश्नोत्तरी रूप में है, ठीक है, प्रश्नोत्तरी रूप में है। और ये हुई कहां थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम कहां पर हुआ था? तो प्रथम हुआ था राजगृह में, ठीक है। द्वितीय की बात करें, द्वितीय कहां हुआ था? तो वैशाली में। द्वितीय संगति कहां? वैशाली में। और अगर आपसे पूछे तृतीय संगति कहां हुई तो क्या लिखोगे? कुंडलवन में। कुंडलवन कहां पर है? तो कुंडलवन, तो कुंडलवन कहां पर है? यह है कश्मीर में, ठीक है। क्लियर है? बढ़िया। आगे अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है,
द ओनली पिलर इन विच अशोका हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द एम्पेरर ऑफ मगधा इज। बताओ, एक ही इसका स्तंभ है जिसमें ये अपने आप को मगधाधीराज कहा है, मगध का सम्राट कहा है। कौन सा है वो? चलिए, कुछ आंसर यहां पर सही आ रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना कि ये जो आपका भाब्रू स्तंभ लेख है, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? मगधाधीराज कहा है। क्या कहा है? मगधाधीराज। ठीक है, मगधाधीराज मतलब मगध का राजा इसने अपने आप को कहा है। ठीक है, कहा? मगध का राजा इसने अपने आप को कहा हुआ है। ठीक है, कहां पर? भाब्रू स्तंभ लेख में। अगर आपसे पूछे ये भाब्रू लेख जो है ये कहां पर है, क्या बताओगे? भाब्रू लेख जो है ये कहां पर है? तो ये है आपके राजस्थान में। कहां पर है? तो ये है आपके राजस्थान में। यहीं पर क्या क्या है ना, यहीं पर ये अपने आप को क्या कहा है? यहां से 2-3 फैक्ट लिख लो। मगध का प्रियदर्शी राजा है ना, इसने क्या कहा है अपने आप को? मगध का प्रियदर्शी राजा। क्या कहा है? मगध का प्रियदर्शी राजा। इसी लेख में देखा जाए तो इसने बुद्ध धम्म और संघ की प्रति अपनी आस्था दिखाई है। क्या, किसके प्रति? तो लिख लेना यहां पर, बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था बताया कि मेरी आस्था जो है वो बुद्ध धम्म और संघ में है। और आप सभी कई सारे पुस्तकों में देखते होंगे कि इसी को, बुद्ध धम्म और संघ को, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न इसी को कहा जाता है। बढ़िया, आगे अगला, कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? Who used the बराबर कैप्स एज शेल्टर्स? बताओ, अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। बराबर की गुफाएं, अगर बात कर ले इसका निर्माण किसने किया है ना, तो निर्माण किसने करवाया? हमने अभी अभी देखा, अशोक के द्वारा, है ना। अशोक जो है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कहां पर? तो अभी अभी हमने पढ़ा, जहानाबाद जिला, है ना। जहानाबाद जिला जो है, जहानाबाद जिला में इसका निर्माण करवाया गया है। और ये किसको दे दिया इसने? तो आजीवक संप्रदाय को दे दिया। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में एक दो बातें लिख लेना कि ये बौद्ध और जैन के समकालीन थे। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन थे। इनकी विशेषता ये थी कि ये ना ईश्वर को मानते थे, ना ही पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है ना, ये ना ईश्वर को मानते थे, ना ही पुनर्जन्म को मानते थे। किसी में इनका विश्वास नहीं था। बात करें तो ये कपड़े भी नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। लेकिन इनका जो विचार था, इनके विचारों से अशोक प्रभावित था और साथ ही साथ दशरथ भी प्रभावित था, जिस कारण से इन्होंने जहानाबाद जिले के अंतर्गत बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया और आजीवक संप्रदायों को रहने के लिए इसने उसको दान में दे दिया। ठीक है, हाँ, थर्ड पाटलिपुत्र में तो हुआ है, क्या लिख दिया? वही तो लिखा है, पाटलिपुत्र थर्ड हुआ था। ठीक है ना, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, यही तो लिखा है। अब बीच बीच में ऐसे कमेंट करोगे तो फिर तो गड़बड़ होगा। अगला, देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? विच रूलर एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज देवनामपिय? और ध्यान रखना, इसका सही उत्तर तो आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन बी है, अशोक। और अशोक के द्वारा सबसे ज्यादा अपने आप के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो देवनामपिय शब्द है। इसका अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? देवनाम प्रिय। इसका मतलब क्या हुआ? देवताओं का प्रिय। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय अपने आप को ये कहता था।
लेकिन इसके लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आओ एक बार इसकी पूरी लिस्ट ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले महाभारत की, ठीक है ना, तो महाभारत में इसे क्या कहा गया है? महाभारत में अशोक के लिए अपराजित शब्द का प्रयोग किया गया है, अपराजित, ठीक है, अपराजित, या फिर महासुर, एवं महासुर शब्द जो है महाभारत में इसके लिए प्रयोग किया गया है। अब बात कर ले विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विष्णु पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है। वहां पर इसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले मस्की अभिलेख की, ठीक है ना, अगर हम बात कर ले यहां पर मस्की अभिलेख की, तो मस्की अभिलेख में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है बुद्ध शाक्य, है ना, तो इसको क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनानी लेखकों की, कि जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखकों ने इन्हें क्या कहा हुआ है, तो क्या लिखोगे? रासिलेडस। क्या कहा है? रासिलेडस। तो अशोक के लिए यूनानी लेखकों ने रासिलेडस शब्द का प्रयोग किया है। वहीं बात कर लें कि ये जो देव नाम प्रिय है ना, देव नाम प्रिय है, ये कहां कहां पर प्रयोग किया गया है? तो 4 जगहों पर प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको 2 जगहों को याद रखना है। एक है रूमिनदेई अभिलेख, है ना, कौन सा? रूमिनदेई अभिलेख है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका गिरनार अभिलेख है ना, गिरनार अभिलेख है। ये 2 नाम आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए, जहां पर अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रिय शब्द से संबोधित किया है अपने आप का, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे। अगला कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हो? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। प्रश्न कह रहा है कि विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर मगधा आफ्टर द मौर्य एम्पायर? बताओ, मौर्य के बाद मगध में किसका शासन प्रशासन स्थापित हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, क्या आंसर आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात कर लें तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट कमेंट करो। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? तो ये था बृहदत्त, ठीक है। और बृहदत्त की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के साथ ही शुंग वंश की स्थापना किया, शुंग वंश की स्थापना किया। और यह स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना हुई थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और ये इसका अमात्य ही था, ठीक है। बृहदत्त की बात कर ले तो बस इसे शासन प्रशासन से मतलब था नहीं, एकदम आराम से मौज मस्ती में रहा करता था, शराब शबाब इसी में डूबा रहता था, जनता भी इससे त्रस्त हो चुकी थी, और सब कुछ संभालता यही था। पुष्यमित्र बोला कि जब संभालना मुझे ही है तो फिर सेनापति अमात्य बन के क्यों ही मैं संभालू, क्यों ना राजा ही बन जाऊं। तो इसने क्या किया? इसकी कहानी खत्म कर दी, और कहानी खत्म करके अपने शासन व्यवस्था की स्थापना इसने किया, है ना। तो यहां पर कौन आ गया? शुंग वंश आ गया। शुंग वंश के संदर्भ में ध्यान रखना कि मगध का प्रथम ब्राह्मण वंश अगर आप सबसे पूछे, है ना, मगध का प्रथम, मगध का प्रथम ब्राह्मण राज्य, ठीक है, तो ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने किया? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने ही किया। ये क्या था? ब्राह्मण था, और इससे पहले जितने भी थे सब क्षत्रिय थे। और ये वो समय काल है जब कहीं ना कहीं राजाओं के द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया जा रहा है, और इसमें सभी की समानता की बात की जा रही है, चाहे यहां पर निचले जाति के लोग हो या फिर महिलाएं हो, सभी के समानता की बात हो रही है। इसलिए ज्यादा लोकप्रिय यहां पर क्या हो गया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया। ब्राह्मणवादी धर्म जो था वो बहुत ही ज्यादा पीछे चला गया था, और अब शासक कौन आ गया? एक ब्राह्मण आ गया, है ना। तो इसने क्या किया? फिर से वैदिक जितनी भी
चीजें थी उन सभी को पुनर्स्थापित करता है। इसीलिए इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैदिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का काल, वैदिक पुनर्जागरण का काल भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। बात करें इसका जो साक्ष्य है, साक्ष्य कहां पर मिलता है? तो विदिशा का गरुण अभिलेख हो गया, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम हो गया, उसके साथ साथ पतंजलि का महाभाष्य हो गया, उन सब में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? अब शुंग के बाद बताओ, मौर्य के बाद तो शुंग है, अब शुंग के बाद कौन आएंगे? आफ्टर द फॉल ऑफ द शुंग डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल ओवर मगध? बताओ, अब शुंगों के बाद कौन आएगा? तो हमने क्या पढ़ा था, शुंग के बाद आएगा यहां पर कर्ण वंश। कौन आएगा? तो शुंग के बाद यहां पर आएगा कर्ण वंश। ठीक है, आओ इसकी हम बात करते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा क्या? शुंग वंश। तो अगर पूछे शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, बताओगे? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका देवभूति, है ना? कौन था? तो वो था आपका देवभूति। और देवभूति का अमात्य हुआ करता था जिसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी, है ना? तो देवभूति की हत्या कौन कर देगा? वसुमित्र कर देगा। ठीक है, वसुमित्र के द्वारा क्या कर दिया गया? इसकी भी हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से शुंग शासक ब्राह्मण थे, वैसे ही ये कर्ण वंश के शासक भी कौन थे? ये भी ब्राह्मण ही थे। ठीक है ना? तो ये दूसरा ब्राह्मण राज्य की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो गया? वसुमित्र के द्वारा हत्या कर दी जाएगी। और वसुमित्र की, है ना, वसुमित्र की भी क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलकर ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि यही सब चल रहा है। एक राजा आ रहा है, उसको दूसरा मार रहा है, दूसरे को तीसरा मार रहा है। ठीक है ना? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति है। देवभूति की हत्या किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा करके वसुमित्र के द्वारा इस वंश की स्थापना यहां पर कर दी जाती है, कर्ण वंश की। ठीक है, अब बात करिए कर्ण वंश कब से कब तक चलेगा? तो 72 बीसी से लेकर 27 बीसी तक इसका शासन प्रशासन रहता है। ठीक है, अगर पूछे इस वंश का अंतिम शासक कौन, है ना, अगर पूछे कि कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था सुशर्मा, है ना? अंतिम शासक का नाम क्या था? सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या कौन कर देगा? सीमुख कर देगा। हत्या किसके द्वारा? तो सीमुख के द्वारा। ठीक है, और इस तरीके से कर्ण वंश की कहानी जो है समाप्त हो जाती है। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? विच बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ पाटलिपुत्रा डिड कनिष्का पेट्रोनाइज इन हिज कोर्ट? बताओ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चतुर्थ बौद्ध संगति अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो इसका उत्तर सही बता पाएंगे। चलिए, सबका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ना? यहां पर क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, बात करें कनिष्क की, ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है कुषाण वंश से। ठीक है, कुषाण वंश से जुड़ा हुआ है। कुषाण वंश के बात करें अगर संस्थापक की, तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था कुजुल कडफिसस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसमें कहें कि एक महान राजा कौन बनता है इस वंश का? तो महान राजा कनिष्क था। और ये कनिष्क कब? 75 ईस्वी में ये शासक बनता है ना? 75 ईस्वी में ये शासक बनेगा और बनने के पश्चात अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करेगा। साम्राज्य का विस्तार, और साम्राज्य के विस्तार के क्रम में ये अपना साम्राज्य का विस्तार मगध तक कर डालता है। ठीक है, मगध तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर देता है। और यही मगध की राजधानी में कौन थे?
अश्वघोष थे। अश्वघोष को कहा कि भैया इतने महान व्यक्तित्व अब यहाँ कहाँ रहेंगे, चलिए अब आप हमारे राजधानी में चलिए। और उनको कहाँ ले गया, अपनी राजधानी में ले गया। और राजधानी का नाम क्या था इसका, राजधानी का नाम था कनिष्कपुर, है ना, कनिष्कपुर, या फिर इसी को पुरुषपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुषपुर हो गया या कनिष्कपुर हो गया। कश्मीर का ही नाम इसने बदल के अपनी राजधानी बनाई हुई थी। और आप सबको पता ही है कि यही क्या जो कुंडल वन है, कौन सा, कुंडल वन, कश्मीर का कुंडल वन, यहीं पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होगा, 4th बौद्ध संगति होगी। और इस संगति में देखें तो वसुमित्र जो है ये अध्यक्ष बनाए जाएंगे और अश्वघोष जो है इनको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। याद हुआ आप सभी को, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। विच रूलर मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी ऑफ वैशाली, बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किस शासक ने विवाह किया हुआ था। चलिए सी डी, है ना, इतने सारे आंसर आ रहे हैं। बिंबिसार, बिंबिसार ने जिस राजकुमारी से विवाह किया था उसका नाम था चेल्लना, लेकिन यहां पर तो चेल्लना नहीं पूछा है, कुमार देवी से पूछा गया है। और कुमार देवी से विवाह करता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन करेगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर केवल आपसे पूछे संस्थापक तो संस्थापक में क्या लिखोगे, लिखोगे श्रीगुप्त, है ना। श्रीगुप्त 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना करता है। श्रीगुप्त के बाद आएगा घटोत्कच। कौन आएगा, घटोत्कच आएगा। और घटोत्कच के बाद आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम आएगा कब, तो 319-20 में ये शासक बनेगा, है ना। 319-20 में क्या करेगा, ये शासक बनेगा। और इसने मगध साम्राज्य, जो पहले क्या हुआ, पहले क्या था, विकेंद्रीकृत हो गया था, ये विभिन्न क्षेत्रों को विजिट करेगा और जीतने के साथ ही फिर से एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना करेगा, जिस कारण से इसे मगध का या यूं कहे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और 319 ईस्वी में जो ये शासक बना, यहीं पर एक संवत की स्थापना इसने की, जिसे कहा गया क्या चीज, है ना, कौन सा संवत था, तो गुप्त वंश की स्थापना की। और यहीं पर शुरू जो किया वो था गुप्त संवत, है ना। तो गुप्त संवत की इसने शुरुआत भी की थी। और पूछा जाएगा कि इसका आधार वर्ष क्या होगा, तो 319, है ना। 319 ईस्वी क्या हो जाएगा, इसका आधार वर्ष हो जाएगा। आधार वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जहां से, जैसे अभी आधार वर्ष क्या है, ईसा मसीह के जन्मदिन को, जब कैलेंडर की बात हो रही थी, इस पर बहस चल रहा था कि भैया हम डेट को कहां से शुरू करें। अगर प्राचीन काल से जब लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, तब से अगर टाइम का शुरुआत किया जाता तो अभी ईस्वी में हम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लिख रहे होते। लेकिन अभी क्या लिखते हैं, 2025। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम है जब से हमने शुरुआत की और वो जीरो माना गया। जीरो किसको, क्योंकि उस समय काल में प्रभाव जो था वो किसका था, यूरोपवासियों का था। और उनके भगवान कौन, ईसा मसीह, तो उन्हीं के जन्म को जीरो मान लिया गया। इसने कहा कि नहीं भैया, नया शुरुआत, नया दुनिया की शुरुआत तो भैया आज से ही हो रही है। और 319 में इसने एक संवत की शुरुआत की, कैलेंडर की शुरुआत की, जीरो यहां से माना गया। और फिर इसी को क्या कहा गया, इसी को गुप्त संवत कहा गया। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। विच रूलर हैज कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दोहित्र। चलो ठीक है, चलो इसका क्या होगा, चलो इसका क्या उत्तर आ रहा है, बी होगा। बी इसका सही उत्तर है ना।
समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र कहलवाता था अपने आप को। लिच्छवी दोहित्र कहलवाने में इसको बड़ा ही मजा आता था। इसने तो कई सारा उपाधि धारण कर रखा था, जैसे कि वीए स्मिथ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि भैया ये भारत का नेपोलियन है। ठीक है, ये भारत का नेपोलियन है। ठीक है, और क्लास थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, है ना, इसकी सूचना मिलेगी क्योंकि इंटरनेट का काम करवाना है, तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट पहले ही सेशन समाप्त करो। तो आज 20 ही कर ले, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आज 20 ही कर लेते हैं। 21वीं से हम उस दिन शुरुआत करेंगे, डेली 25 करते, लेकिन आज थोड़ा सा क्या है, इंटरनेट का इश्यू है तो उसको फिक्स करवाना है। सैटरडे संडे ही टाइम होता है, तो 20 ही कर ले, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 20 पर ही खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर पूछे कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो कविराज की उपाधि भी कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद व्याघ्र परशुराम, ठीक है, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, कई सारी उपाधि इसने धारण की हुई थी, है ना। तो समुद्रगुप्त, इससे सबसे ज्यादा पूछा गया है, भारत का नेपोलियन, इसी को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, इसके बारे में जानकारी कहां पर मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, यहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन? बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, अच्छा सबका आंसर भी होगा, लगा लो लगाओ भी, पता ही चल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम की अगर शासनकाल की बात कर ले तो 412 से लेकर 455 ईस्वी तक, 412 से लेकर 455 ईस्वी तक इसका शासन प्रशासन रहता है। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्या चीज? महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण की हुई थी, यह भी ध्यान रखना। साथ ही साथ गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा प्रकार का सोने, सबसे ज्यादा प्रकार का ये सिक्के चलाता है, 15 प्रकार का सिक्का। ठीक है, 15 प्रकार का सिक्का चलाया इसने, है ना, 15 प्रकार का सिक्का इसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना। बात करें इस यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो इसके डेट को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन रिसर्च करने पे मैक्सिमम जगह 227 ईस्वी देखने को मिला, तो 427, तो 427 ईस्वी में इसकी स्थापना माना जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो बस मैं ऐसे ही जानकारी के लिए बता रहा हूं। अगला कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट वाज एसोसिएटेड विद विच सिटी, बताएं। आर्यभट्ट कहां से जुड़े हुए थे? आर्यभट्ट का संबंध जो था वो कहां से था? चलिए, आर्यभट्ट की अगर हम बात कर लें तो इनका एक पुस्तक है, ठीक है ना, इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टिया। ठीक है ना, आर्यभट्टिया की बात कर लें तो ये आपका गणित हो गया। ठीक, उसके बाद दर्शन की बात कर लें, ज्योतिष की बात कर लें, इन सभी के बारे में विस्तृत विवरण ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, कई सारे रिसर्च आपको इसमें देखने को मिलेगा। शून्य की खोज इन्होंने की, दशमलव की खोज इन्होंने की। इसी आर्यभट्ट में जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है, उसमें इनका बर्थ प्लेस जो है वो कुसुमपुर को बताया गया है ना, कुसुमपुर। और कुसुमपुर जो है ये किसका नाम है? कुसुमपुर इज इक्वल टू क्या? पाटलिपुत्र, है ना। तो पाटलिपुत्र को ही क्या कहते हैं? कुसुमपुर कहते हैं। और इसमें जो इनका जन्म का ईयर बताया गया है वो 398 शक संवत में, है ना, शक संवत के अकॉर्डिंग 398। और इसकी बात कर लें तो ये हमारा 78 वर्ष क्या चलता है? 78 वर्ष पीछे चलता है, तो इसमें 78 प्लस कर लोगे तो रियल टाइम यहां पर आ जाएगा कौन से ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट बिहार इन बिहार इज, बताओ बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो इसमें देखिए विक्रमशिला भी क्या था? बौद्ध विहार का केंद्र था। उदंतपुरी भी बौद्ध विहार था, नालंदा भी बौद्ध विहार था, लेकिन इसमें सबसे प्राचीनतम अगर कोई है तो ये है नालंदा।
427 में बनाया गया, ये धर्मपाल बनाएगा, ये गोपाल बनाएगा। तो पहले नालंदा, फिर उदंतपुरी, फिर विक्रमशिला, ये सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाएगी क्रमबद्धता के आधार पर। ठीक है, अब आज का लास्ट प्रश्न कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ड्यूरिंग हुज रूल डिड फाहियान कम टू द इंडियन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन नालंदा? बताओ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो कल भी शायद इसके बारे में मैंने चर्चा किया है, गलती नहीं होनी चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया हुआ था। ठीक है, तो विक्रमादित्य क्या है? विक्रमादित्य इसकी उपाधि है। अगर हम बात कर लें इसका शासनकाल, तो 375 से लेकर 412 ईस्वी तक इसका शासन प्रशासन रहता है। इसी के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण युग इसी के शासनकाल को कहा जाता है। इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे, है ना। इसके दरबार में ध्यान रखना, है ना, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। और इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है तो याद रखना, कौन सा? तो कालिदास, है ना, कालिदास इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या? तो वराह मिहिर की अगर हम बात कर लें तो वराह मिहिर भी इसी के दरबार में। ठीक है, धनवंतरी का आपने नाम सुना होगा, धनवंतरी। बेताल भट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये सभी इसके 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि सूचना ये है कि सेशन पहले ही समाप्त करना पड़ेगा। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है, और जो होमवर्क था, है ना, होमवर्क की जगह पर आज का होमवर्क ये रख लो, इसको आज हम होमवर्क कर लेते हैं। और होमवर्क कितना आसान निकल गया, है ना, सब के सब इसका आंसर देकर जाओगे। जितने हो उतना कमेंट करके जाना, है ना। होमवर्क कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट में जाकर आपको अपना आंसर बताना है। ठीक है, कि निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताना है ना। इतना आसान होमवर्क में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी अवश्य बताना सेशन कैसा लगा। ठीक है ना, और अगर कोई डाउट रहा हो अभी तक के क्लास से तो आप सभी वहां पर कमेंट भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मंडे को। कल आप सभी इन सब का रिवीजन करना, 6 क्लासेस हो चुकी है तो 6 का एक बार रिवीजन कर लेना। 10 से 20 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ के माध्यम से, है ना। और फिर मंडे से एक नए प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।